हम लोगों ने देखा कि बेसिकली क्या-क्या चीज़ पढ़ लिया प्रीवियस क्लासेस में लाइक एज़ जैसे आपको वहाँ पे बताया गया कि मेम्ब्रेन को लेकर के। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया था मेम्ब्रेन के आर्किटेक्चर को लेकर के, जहाँ पर आप लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसी सीरीज़ में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेम्ब्रेन के डायनामिक्स को लेकर के और मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर के, कि किस तरीके से कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन या अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, और उनके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है। और इस पूरे टॉपिक से आपके सीएसआईआर में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, लाइक है जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे पी टाइप एटीपीएस क्या होता है, वी टाइप एटीपीएस क्या होता है, एफ टाइप एटीपीएस क्या होता है, कोर ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे डिफरेंट टाइप के सवाल आपके यहाँ से बनते हैं। प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आज कंसेक्यूटिव में हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन डायनामिक्स को लेकर के, जहाँ से एक दो सवाल आपका पेटेंट है, जैसे लाइक एज मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बनाए रखने के लिए या मेम्ब्रेन के मोज़ेक नेचर को बनाए रखने के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो होपफुली कि कल का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और अच्छे से चीज़ें समझ ली होंगी कि हाँ, मेम्ब्रेन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई वो क्या थी और किस तरीके से वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आज की क्लास क्या चीज़, हाँ, कल की क्लास में हो गया था। कल की क्लास में हम लोगों ने एएसआरबी को लेकर के पूरा प्रॉपर डिस्कस किया और सब लोगों से सबकी बातें जानी, और उसके बाद जो पॉसिबल चीज़ें थी वो भी डिस्कस किए हम लोग। और एक वीडियो भी मैंने बना दिया था एएसआरबी का, जो आगे चल कर करियर अपॉर्चुनिटीज़ होगी उसको लेकर के। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके आप देख लीजिए। ओके, मेम्ब्रेन डायनेमिक का मतलब क्या है पहले यहाँ पे समझते हैं। अ, किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की एक बहुत अच्छी यूनिक फीचर होती है कि उसके पास क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा वहाँ पे प्रेशर होगा, जैसा वहाँ का कंडीशन होगा, उसका जो शेप एंड साइज होता है वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सो वन रिमार्केबल फीचर ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इज देयर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी उनकी होती है, सो देयर एबिलिटी टू चेंज शेप विदाउट लूजिंग देयर इंटीग्रिटी एंड बिकमिंग लीकी। विदाउट अपने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को या उनके बगैर उनके टूटे हुए लीकेज किए हुए ही अपने शेप को क्या करना है, चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, इज नोन एज द फ्लेक्सिबिलिटी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक फीचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा कि बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का हो, चाहे वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो, या आपका प्रोकैरियोटिक मीन्स बैक्टीरिया का हो, एनिमल सेल्स का हो, जितने भी डिफरेंट काइंड के सेल्स आप जानते हैं या ऑर्गेन्स आप जानते हैं, उनमें पाए जाने वाले मेम्ब्रेन्स को हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पास प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी की है। The basis for this property is the non-covalent interactions among lipid and in the bilayer। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो क्या है। तो कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था लिपिड राफ्ट के बारे में कि ये आपके लिपिड राफ्ट होते हैं, लीफलेट बोलते हैं जिसको आप। और कुछ इस तरीके से इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है लाइक दैट, बाइलेयर के बने हुए होते हैं। इनका जो हेड रीजन होता है वो क्या होता है, बाहरी तरफ ऐसे आपका पूरा फेस किया रहता है, और जो इनका टेल रीजन होता है वो अंदर की तरफ होता है। आपको बताया जा रहा है कि ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल सभी से बाइलेयर होते हैं, इनके बीच में आपस में क्या होता है, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं। चूंकि नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल काइंड के इंट्रैक्शंस होते हैं, वीक इंट्रैक्शंस होते हैं। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें कि जैसे अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की अगर बात करते हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। दैट इज़ वाई आप ये बोल सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल का शेप एकदम फिक्स होता है, रिजिड होता है। इनके यहाँ से ऐसे हाथ को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में आपने क्या देखा है कि पार्टिकल की जो साइज़ होती है या जो पार्टिकल के बीच का गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इनके बीच में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं वीक फोर्सेस होते हैं, और इन वीक फोर्सेस के होने की वजह से थोड़ी बहुत इनमें मूवमेंट की क्या होती है, पॉसिबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि कोई भी जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जिस किसी भी कंटेनर में आप उसको पोर करते हैं, उसी कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, शेप हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो उनकी क्वांटिटी क्या है, कम होती है, और बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, गैप होता है। दैट इज़ भाई आप पानी में स्विमिंग कर पाते हैं, मीन्स तैर पाते हैं। अगर पानी के मतलब अगर ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स अगर ये भी आपस में कॉम्पैक्ट हो जाएं,
तो आपका जो हाथ ऐसे मूव कर पाता है स्विमिंग के टाइम पे, वो मूव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जैसे कि अगर आप ऐसे कोई सॉलिड का पार्टिकल है, आप अपने हाथ से मारेंगे तो आपका हाथ उसके पार नहीं हो सकता, क्योंकि वो सॉलिड का पार्टिकल है। उसी तरीके से लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे भी आपका क्या होता है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस मीन्स वीक इंटरेक्शंस होते हैं। और इन वीक इंटरेक्शंस के मतलब ये लिपिड के जो बाइलेयर आपको दिखाई दे रहा है, इन लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होगा, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। मतलब कि ये रिजिड ना होकर के क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब अपने शेप को साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विदाउट अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी क्वालिटी को लॉस किए हुए। तो उनके पीछे का जो लॉजिक है बेसिकली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, ये कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहाँ पे बताते हैं कि मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन लिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाले नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको दिए गए हैं। बिलो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर द लिपिड इन अ बाई लेयर फॉर्म अ सेमी सॉलिड लिक्विड ऑर्डर, जिसको आप एल जीरो स्टेट के नाम से भी जानते हैं। एल जीरो स्टेट का मतलब होता है कि ऑर्डर्ड फॉर्म में है, मतलब अभी आपका मेम्ब्रेन जो लिपिड है वो सब बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में है, कोई डिस्टॉर्टेड नहीं है। इन विच ऑल टाइप ऑफ मोशंस ऑफ इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली कांस्टेंट। अगर आपका मेम्ब्रेन के जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं या मेम्ब्रेन या जो सेल है, अगर उसका टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पे लिपिड में पाया मतलब बाई लेयर जो है आपका लिपिड का, उसमें जो भी लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी सॉलिड लिक्विड ऑर्डर बनाते हैं। सेमी सॉलिड का मतलब हुआ कि पूरी तरीके से आपके सॉलिड नहीं होंगे और पूरी तरीके से लिक्विड फ्लूइड नहीं होंगे, सेमी सॉलिड होगा और वो ऑर्डर्ड फॉर्म बनाते हैं। मतलब सारे के सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके ऑर्गेनाइज्ड होंगे प्रॉपर तरीके से, लाइक दैट। ओके। और इस वाले कंडीशंस में किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, इनका जो मोशन होना होता है, वो मोशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं इस कंडीशंस पे। लेकिन जब आपका कंडीशंस चेंज हो जाए, मतलब कि अगर फिजियोलॉजिकल जो पीएच है या टेम्परेचर है उससे ज़्यादा वैल्यू अगर दे दिया टेम्परेचर का, तो अबव द फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर individual hydrocarbon chain of fatty acids in are in constant motion produced by the rotation about the carbon-carbon bond of the long acyl chain and the lateral diffusion of an individual lipids molecule in the plane by the bilayer। जब टेम्परेचर की वैल्यू नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है उससे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशंस पे ये आपके जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका रोटेशन होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। इनका आपस में अपने जो मॉलिक्यूल हैं का हाइड्रोकार्बन में उनका रोटेशन होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ जो आपके लिपिड के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनका लेटरल डिफ्यूजन भी क्या होना होता है, शुरू हो जाता है, तब जब टेम्परेचर फिजियोलॉजिकल से क्या हो, ज़्यादा हो जाए। सो इस फॉर्म को बेसिकली आप लिक्विड डिसऑर्डर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं, जिसको आप एल फॉर्म बोला जाता है। तो एल फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी लिपिड के मायोटीज हैं या लिपिड के बाइलेयर हैं, वो सभी एक ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, डिस्टॉर्टेड है, रैंडम है और डिसऑर्डर है। उस फॉर्म को लाने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, दैट इज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो आपके बॉडी का फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपका हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब मेम्ब्रेन के जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देते हैं। और अगर मूवमेंट होना शुरू होगा तो उस कंडीशंस में जो स्टेट बनेगा उसे लिक्विड डिसऑर्डर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दो फॉर्म आपको पढ़ाए गए। नंबर पहला सेमी सॉलिड लिक्विड ऑर्डर फॉर्म, जिसको आपने एल जीरो से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा लिक्विड ऑर्डर्ड डिसऑर्डर्ड फॉर्म, जिसको आपने एल डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये दोनों ही स्टेट आपको बताते हैं मेम्ब्रेन में जो पाए जाने वाले लिपिड हैं उनके डायनामिक्स को, कि किस कंडीशन में क्या है। अगर कोई भी कंडीशन मतलब कि सेल अगर एल नॉट के कंडीशंस पे है, तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे उनकी जो मूवमेंट है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट ज़ीरो है। लेकिन अगर कोई मेम्ब्रेन आपका एल के कंडीशंस में है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है और जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, मोशन में है, मीन्स मूव कर सकते हैं। या तो हो सकता है कि अपनी एक्सिस पे, सपोज कीजिए अगर आपका ये मेम्ब्रेन लिपिड है तो अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। या तो हो सकता है कि यहाँ पे है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आपका क्या करेगा, चला जाएगा। तो इस तरीके के दोनों डिफ्यूजन मतलब दोनों टाइप के मूवमेंट जो है वो पाए जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। कब,
जब टेम्परेचर फिजियोलॉजिकल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है कि इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द एल जीरो टू द एल डी स्टेट, मतलब कि रेस्ट कंडीशन से, ये आपका क्या है, रेस्ट कंडीशन है, और ये आपका क्या है, डायनामिक कंडीशन है, से द जनरल शेप एंड द डायमेंशन ऑफ अ बाई लेयर आर मेंटेन। जो मेम्ब्रेन का आपका शेप है वो शेप में कोई डिसऑर्डर नहीं आता है। जैसा आपको नॉर्मल इस कंडीशन में दिखाई देगा वैसा ही आपका डिसऑर्डर फॉर्म में भी दिखाई देगा। मेम्ब्रेन का जो आपका शेप है और उनका जो डायमेंशन है, मतलब जो एरिया है, उन डायमेंशंस में और उनके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। व्हाट चेंजेस इज द डिग्री ऑफ मोशन, तो चेंज क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ मोशन, आइदर लेटरल और रोटेशनल अलाउड टू द इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे मेम्ब्रेन के डायनामिक्स के कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं और क्या आपका कांस्टेंट रहता है। ध्यान से देखिए, फिर से समझिए। यहाँ पर आपको बताया गया कि एल जीरो जो स्टेट है वो आपको बताता है कि मेम्ब्रेन आपका ऑर्डर्ड फॉर्म में है और उस कंडीशंस में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, सारे के सारे मोशन क्या है, आपके सीज हैं, और मेम्ब्रेन आपका क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया हुआ है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, मोशन होना शुरू हो गया है। लेटरल भी हो रहा है, रोटेशनल भी हो रहा है, मतलब अपनी ही एक्सिस पे रोटेट भी कर रहे हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा कर के मूव भी कर रहे हैं, राइट। इस कंडीशंस के होने के टाइम पे, मतलब जब यहाँ से यहाँ चेंजेस हो रहा है, उस कंडीशंस पे ये जो आपका मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका ना तो शेप चेंज हो रहा है और ना ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। ये दोनों चेंज चीज़ें जो है वो क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही हैं। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ आपका, दैट इज द डिग्री ऑफ रोटेशन। अब ये डिग्री ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ रोटेशन का मतलब आपको बताता है कि जिस डिग्री से या जिस एंगल से, जिस स्पीड से इस कंडीशंस में लिपिड के मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, उसके कंपेरिजन में यहाँ क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। उनकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी इंडिविजुअल लिपिड के मॉलिक्यूल्स का। दैट मीन्स कि हो सकता है कि एल नॉट या एल जीरो के कंडीशंस में लिपिड के मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से सीज रहे हों, या उनका जो रोटेशन है या उनका जो मतलब डिग्री ऑफ रोटेशन मोशन है वो कम रहा हो, लेकिन एल डी स्टेट में जब जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझना है कि अगर आपको एल नॉट और एल डी की कंडीशंस अगर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि मेम्ब्रेन किस कंडीशंस पे ज़्यादा स्टेबल है, किस कंडीशंस पे लिपिड के मॉलिक्यूल्स की डायनामिक्स ज़्यादा है, किस कंडीशंस पे लिपिड के मॉलिक्यूल्स का फ्री एनर्जी ज़्यादा है, किस कंडीशंस पे लिपिड के मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी ज़्यादा है, अगर इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको जवाब देना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये सारे थर्मोडायनामिक्स जो टर्म थे मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं। फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी बता दिया हूँ, आपको एंट्रोपी की वैल्यू भी बता दिया हूँ, स्टेबिलिटी के बारे में भी बता दिया हूँ। तो क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि इन दोनों स्टेट में लिपिड के जैसे एल नॉट है और, लेट मी इरेज फर्स्ट, ये आपका एल नॉट है और इसके बाद आपका ये एल डी है, इन दोनों ही कंडीशंस में लिपिड मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल, तो इनका एंट्रोपी की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगा। ओके, वेरी गुड। तो एल डी की कंडीशंस में एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। ओके। और अगर मैं बात करूं कि फ्री एनर्जी जो है वो किस कंडीशंस में ज़्यादा होगी लिपिड मॉलिक्यूल्स का। अच्छा, क्यों भैया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, एल नॉट में क्यों होगा फ्री एनर्जी। हाँ, ऐसे समझिए कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास अगर फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूँ कि एलडी जो फॉर्म है वो बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म का। किसका कर रहा है, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड जो फॉर्म टर्म है वो क्या बताता है, अनस्टेबिलिटी को।
तो अनस्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? उसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगा, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी क्या होगा, आपका रैंडम होगा। तो एल डी की जो वैल्यू है वो हमेशा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उस कंडीशंस में अगर कोई सेल है, कोई इंडिविजुअल है, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन के लिपिड के मॉलिक्यूल्स का सब कुछ क्या होगा, अनऑर्गेनाइज तरीके से होगा। एंट्रोपी ज़्यादा होगी, एनर्जी फ्री एनर्जी ज़्यादा होगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो बहुत ही रैंडम होगा। क्लियर है? तो मेम्ब्रेन डायनामिक्स, हाँ। हम्म। फ्रैप जब आप करेंगे तो एल डी में ही आएगा, एल नॉट में आएगा ही नहीं, क्योंकि एल नॉट में मूवमेंट नहीं हो रहा है। एल नॉट का मतलब माना गया कि वहाँ पे लिपिड स्टेटमेंट दिया गया ना कि वहाँ पे जो मूवमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रांगली मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा वहाँ पे। और फ्रैप जो टेक्निक होती है वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को ही बताने के लिए दिया जाता है। तो अगर कोई भी मेम्ब्रेन या कोई भी सेल एल नॉट के कंडीशंस में अगर है, तो वहाँ पे फ्रैप अगर आप यूज करते हैं तो बेसिकली कोई रिजल्ट आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जबकि इस कंडीशंस में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा कि हाँ लिपिड के मॉलिक्यूल्स कितना मूव किए और कहाँ मूव किए। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे स्पीड को लेकर के, सपोज कीजिए, ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा कि पूरी तरीके से मूवमेंट सीज हो जाएगी, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सीज कब होता है, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे। जब तक ये टेम्परेचर किसी भी मॉलिक्यूल्स को नहीं मिलता तब तक उसका कुछ न कुछ मूवमेंट होता रहता है, मतलब वाइब्रेशन होता रहेगा, मोशन होता रहेगा, रोटेशन होता रहेगा, कुछ न कुछ होता रहता है। तो ये तो कहना गलत होगा कि पूरी तरीके से सीज हो जाएगी, मूवमेंट नहीं होगा या कम होगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो फ्रेप का जो रिजल्ट होगा एलडी में ज़्यादा बेटर आएगा, जल्दी आएगा, इसमें आपको लेट से आएगा, हो सकता ना आए। चलिए, अच्छा सवाल था इनका। अच्छा, फ्रैप टेक्निक को लेकर के कई बार सवाल पूछा गया, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी यहाँ पे, आज की क्लास में पहले भी आपको पढ़ाया गया है। तो क्या फ्रैप की टेक्निक को यूज करके सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल्स के मोशन को जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मेम्ब्रेन में जो आपके प्रोटीन पाए जाते हैं उन प्रोटीन के भी मूवमेंट को और लिपिड के मूवमेंट को, दोनों के ही रोटेशन को या डिफ्यूजन को या मोशन को, इन चीज़ को देखने के लिए फ्रैप टेक्निक क्या है, यूज की जाती है, जिसके बारे में आपको यूनिट नंबर 13 वाला जब क्लास चल रहा था तो वहाँ पे आपको बता दिया था। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रहा है कि एट टेम्परेचर इन द फिजियोलॉजिकल रेंज, मतलब जब आपका टेम्परेचर फिजियोलॉजिकल रेंज में हो, जैसे कि सपोज आपका मतलब 25 से लेकर 40 के आसपास में, तो यहाँ पे 20 से 40 आपको दे रखा है, ये डिग्री सेल्सियस है। ओके। लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड सच एज 16 से लेकर के 18 तक के कैन के टेंड टू पैक इनटू एन एल नॉट गैस जेल फेज। मतलब आपको बताया जा रहा है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, फिजियोलॉजिकल रेंज में हो, मतलब 20 से 40 के आसपास में हो, तो जितने भी आपके सैचुरेटेड काइंड के फैटी एसिड्स होते हैं, तो सैचुरेटेड को लिखने का तरीका को कैसे बताया गया था, कार्बन का नंबर होगा, कोलन होगा, अगर आपका सैचुरेटेड है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जीरो लिखा जाएगा। जीरो का मतलब ये बताता है कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। और अगर आपका यहाँ पे नंबर लिख दिया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि हाँ उस कार्बन पे डबल बॉन्ड पाया जाता है। सो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी पैकिंग क्या होती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है। और अगर पैकिंग बहुत अच्छी होगी तो वो किस फेज को फेवर करेगा, एल डी फेज को करेगा या फिर आपका एल जीरो फेज को करेगा, जरा बताइए तो। एल जीरो को, क्योंकि एल जीरो क्या है, दैट इज द स्टेबल फेज है, मीन्स प्रॉपर फेज है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट अगर आपका बढ़ेगा तो उस कंडीशंस में मेम्ब्रेन की जो फेज जाएगी कहाँ पे जाएगी, एल जीरो पे जाएगी। लेकिन अगर आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंडीशंस बढ़ता है या परसेंटेज बढ़ता है तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड का मतलब कि यहाँ पे आपको ऐसे टेल इनकी टेढ़ी दिखाई देगी, लाइक दैट, इस तरीके से। और आपको बताया था कि ये जो फैटी एसाइल चैन में आपको ये ऐसे टेल इनका झुका हुआ है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इनको आप बोलते हैं किंक, जिनकी वजह से पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है।
तो जिनकी वजह से इनका मतलब जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से होता रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा जल फेज में होते हैं या लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट अगर किसी भी मेम्ब्रेन में ज़्यादा होता है, जिनकी संख्या आपके 20 से मतलब 16 से 18 लॉन्ग चेन के कार्बन के हो सकते हैं, अगर उनका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वो फेवर किसको करेगा, एल नॉट फेज को फेवर करेगा। मतलब वो मेम्ब्रेन को और ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, उसके मूवमेंट को या उसकी मोबिलिटी क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा कम कर देगा। ओके, kink in unsaturated fatty acids interfere with the packing and favoring the LD state। आपको बताया गया कि ये वाले जो आपके होते हैं जिसको आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनकी वजह से जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और पैकिंग इफिशिएंसी अगर कम होगा तो इनमें मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, और इस वजह से ये वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं वो LD स्टेट को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। तो LD स्टेट और L0 स्टेट या L नॉट स्टेट क्या है, और किस तरीके से उसकी अवेलेबिलिटी बनेगी, या वो स्टेट आपका डोमिनेंट होगा, इसके लिए फैक्टर जो है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अगर फैटी एसिड्स आपके क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे, तो क्या होगा आपका, दैट इज द एल नॉट होगा। और अगर आपका अनसैचुरेटेड होगा तो क्या होगा, दैट इज द एल डी होगा, मीन्स अनसैचुरेटेड होगा। तो ये दोनों कंडीशंस आपको समझना होगा। और आपसे सवाल बड़े अच्छे तरीके से स्मार्टली इसी टॉपिक से पूछा जाता है घुमा करके, राइट। कैसे पूछा जाएगा, थोड़ा अभी और पढ़ा लें फिर आपको बताते हैं कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है, दैट इज द पॉइंट है स्टेरॉल को लेकर के, जो कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेम्ब्रेन के लिक्विड स्टेट को बनाए रखने के लिए। द स्टेरॉल कंटेंट ऑफ द मेम्ब्रेन विच इज वेरी ग्रेटली विद ऑर्गेनिजम्स एंड द ऑर्गेनल्स इज अनदर important determinant of a liquid state of a membrane। फैटी एसिड के साथ साथ स्टेरॉल जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेम्ब्रेन के लिक्विड स्टेट को बनाए रखने के लिए। यहाँ पे ये जो लिपिड लिखा है ये गलत है, लिक्विड स्टेट है ये। ओके, सो क्या है यहाँ पे, स्टेरॉल सच एज ए कोलेस्ट्रॉल हैव पैराडॉक्सल इफेक्ट ऑन बाई लेयर फ्लूडिटी। पैराडॉक्सल का मतलब होता है जस्ट उल्टा, या मतलब कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेरॉल का कंडीशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी फ्लूडिटी क्या होगी, बढ़ती जाती है। तो स्टेरॉल जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल है, इससे सवाल आपसे पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का रोल मेम्ब्रेन में क्या होता है, क्या ये रोल प्ले करता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि फैटी एसिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे करेगा, क्योंकि हाँ जी, हाँ, वो देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो एक अलग चीज़ है, और मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट है उनमें जो है वो एक अलग चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में अगर बढ़ता है तो आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो पूरा लिपिड है, और लिपिड अगर आपका कंटेंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लड आपका पूरा खराब, मतलब जो प्रेशर बना पाता है वो प्रेशर बन नहीं पाता, जिसकी वजह से सब वो हाँ, लिक्विड देखिए, ये जो कंपोनेंट की बात हम लोग कर रहे हैं अभी सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट किए हैं मेम्ब्रेन को लेकर के, कि मेम्ब्रेन में उस कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल, अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल ही आपके मेम्ब्रेन में बढ़ जाए तो पूरा आपका एकदम लिक्विड पानी जैसा हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। वो कोलेस्ट्रॉल का एक रिलेशन दिया जाता है कि ये मेम्ब्रेन के लिक्विड स्टेट को बनाए रखने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स ज़रूरी होता है। और इसका रिलेशन क्या है कि चूंकि ये एक आपका 20 कार्बन का लिपिड का मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, जिसकी पैकिंग करने के लिए या जिसकी पैकिंग होने में समय मतलब कि जो एरिया है ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से उसका लिक्विड लिक्विड जो स्टेट होता है वो मेंटेन हो पाता है। उस कोलेस्ट्रॉल का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल अगर जो आप खाने में खा रहे हैं वो अगर बढ़ेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वहाँ के लिए नहीं है। और बाय द वे आपको बता दें कि ये जो कोलेस्ट्रॉल आपके मेम्ब्रेन को चाहिए होती है, ये कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। मेम्ब्रेन के जितने भी लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑल आर द सिंथेसाइज बाय द आवर सेल्फ इटसेल्फ। इनको पाने के लिए या इनको बनाने के लिए आपको बाहर से खाना या बाहर से लिपिड खाने की जरूरत नहीं होती है। आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो आपने जो डाइट में ले रखा है वो बढ़ता है, आपकी बॉडी से नहीं।
आपको पता होगा कि अगर कोई भी इंसान पूरे लाइफ टाइम कभी भी कोई लिपिड का कंटेंट अगर ना खाए, तो भी उसकी बॉडी में जितनी लिपिड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी सिंथेसाइज करता है वो। ऑयली चीज़ अगर आप नहीं भी खाएंगे तो भी आपकी बॉडी में जहाँ कहीं पे भी लिपिड का रिक्वायरमेंट है वो आपका बॉडी बना करके देता है। ये सारे मेम्ब्रेन जो आपके बने हुए हैं, ये मेम्ब्रेन इस बात का इंतजार नहीं करता कि हाँ आप लिपिड खाएंगे तब उससे वाले खाने से या उस वाले लिपिड से हम अपना मेम्ब्रेन बनाएंगे, नहीं, मेम्ब्रेन खुद बनाता रहता है। तो वो जो आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हैं वो आपका लिपिड के फॉर्म में है, जो कि डाइजेशन के थ्रू होकर के जाता है, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम करता है। और जिस कोलेस्ट्रॉल की मैं बात कर रहा हूँ ये मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है या मेम्ब्रेन की कंपोनेंट है, जो कि सेल्स खुद बना रही है। होपफुली कि आपको अभी चीज़ें समझ में आ रही। हाँ, जिस कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने सवाल पूछा है वो कोलेस्ट्रॉल हम डाइटरी फॉर्म में लेते हैं, डाइट के थ्रू हो जाता है, जिसका अब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है। और ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो हमारे लिए टॉक्सिक है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आपकी मेम्ब्रेन का क्या है, कंपोनेंट है, जिसके लिए इसका रोल आपको बताया जा रहा है। क्लियर है पूजा? आगे बढ़ें। ओके, सो स्टेरॉल को लेकर के आपको बताया गया कि बेसिकली ये लिपिड के बाइलेयर के फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो फैक्टर आपको निकल करके आया फ्लूइडिटी के लिए, दैट इज नंबर वन इज द फैटी एसिड्स। सो फैटी एसिड्स के लिए क्या क्या आपके पास रिलेशन होगा ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। और दूसरा आपके पास है क्या, दैट इज स्टेरॉल या कोलेस्ट्रॉल। ये दो फैक्टर हैं जो कि बेसिकली आपके फ्लूइडिटी को मेंटेन कर पाएंगे। फैटी एसिड में फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड। क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड। अगर आपका लिपिड क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, तो वहाँ पे वो क्या होगा, फ्लूइड होगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका ज़्यादा होगा तो फ्लूइडिटी आपकी ज़्यादा होगी। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर फैटी एसिड का नेचर सैचुरेटेड होगा तो फ्लूइडिटी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर आपका अनसैचुरेटेड होगा तो वहाँ पर फ्लूइडिटी क्या होगी, आपकी ज़्यादा रहेगी। ओके, कोलेस्ट्रॉल को लेकर के बोला जा रहा है कि दे इंटरैक्ट विद द फॉस्फोलिपिड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन, कॉम्पैक्टिंग देम एंड कंस्ट्रक्टिंग देयर मोशन इन द बाइलेयर, राइट। तो इस तरीके से इनका जो काम हो रहा है स्टेरॉल का, वो ये हो रहा है कि जो भी आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके साथ में क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। और उनके जो मोशंस होते हैं उनको एक तरीके से डिस्टॉर्ट करने का काम करेगा लिपिड बाइलेयर का। तो स्टेरॉल का भी काम और फैटी एसिड का काम, दोनों का काम बेसिकली क्या है, फ्लूइड के मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बनाए रखना। एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर ट्रांस बाइलेयर, दैट इज द फ्लिप एंड फ्लॉप, diffusion of a lipid molecules from one leaflet of the bilayer to the other leaflets occur very slowly if at all in most membrane। आपको बताया जा रहा है कि जब आपका ये मेम्ब्रेन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इस मेम्ब्रेन से किसी भी लिपिड के मॉलिक्यूल्स का यहाँ से यहाँ की तरफ आना या आपका यहाँ से यहाँ की तरफ जाना, ये नॉर्मल कंडीशंस पे बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन करने के, जिसे को आप बाइलेटरल या ट्रांस बाइलेयर के नाम से भी जानते हैं डिफ्यूजन का होने के लिए। अभी आगे हम आपको फिगर भी दिखाएंगे। तो ये जो इनका डिफ्यूजन होता है, अगर नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत ही स्लो रेट से होता है। लेकिन जब ये एंजाइम से कैटालाइज्ड होते हैं तो इनका रेट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आपसे सवाल यहाँ से कैसे पूछा जाएगा, अभी फिगर में आपको समझाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया जा रहा है कि ऑल दो लेटरल डिफ्यूजन इन द प्लेन ऑफ द बाइलेयर इज वेरी रैपिड। मतलब यहाँ से यहाँ जो लेयर हो रही, मतलब सपोज कीजिए आपका एक लेयर ये मेम्ब्रेन का ये है और एक आपकी ये है, दूसरा आपका ये है और ये है। तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ आना या यहाँ से यहाँ जाना ये स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इस लिपिड के मॉलिक्यूल्स का यहाँ जाना या इस लिपिड मॉलिक्यूल्स का यहाँ आना ये बहुत ही रैपिड होता है। कब, नॉर्मल कंडीशंस पे भी, जब आपका फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर होता है और कोई वहाँ पे एंजाइम कैटालाइज नहीं हो रहा है नॉर्मल कंडीशंस पे। तो इनका जो डिफ्यूजन है ट्रांस बाई लेयर का, ट्रांस बाई लेयर का मतलब कि यहाँ से यहाँ फ्लिप एंड फ्लॉप टाइप में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये वाला जो मूवमेंट होता है वो आपका स्लो होता है। लेकिन जो आपका लेटरल डिफ्यूजन है, मतलब कि इस तरीके से यहाँ जाने वाला या यहाँ से यहाँ आने वाला, ये डिफ्यूजन आपका बहुत ही रैपिड होता है। तो यहाँ पे आप फिगर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्लिप एंड फ्लॉप के लिए। तो आपको यही बताया जा रहा था कि अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस की कैटेगरी में आप क्या देखेंगे, ये फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट है कि जब आपका यहाँ का लिपिड का मॉलिक्यूल्स अगर दूसरे वाले बाइलेयर पे आना चाहता है, यहाँ पे आना चाहता है, तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, बहुत स्लो। ये रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आ गया। और इस तरीके से ही अगर आप दूसरा देखेंगे
अनकैटालाइज्ड अगर आप लैटरल डिफ्यूजन की बात करते हैं, मतलब कि एक ही बाई लेयर में लिपिड के मॉलिक्यूल्स का जो पोजीशन है वो क्या हो चेंज हो जाए, तो ये बहुत ही क्या होता है फास्ट होता है। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है और आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। अनकैटालाइज्ड ट्रांस बाई लेयर या अनकैटालाइज लैटरल डिफ्यूजन में स्पीड ज़्यादा किसकी होगी या कम किसका होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि अनकैटालाइज ट्रांस बाई लेयर मतलब फ्लिप फ्लॉप जो डिफ्यूजन है, उस कंडीशंस में अगर एंजाइम कैटालाइज नहीं है तो उसकी रेट बहुत बहुत स्लो होती है। जबकि अगर वही अनकैटालाइज्ड है लेकिन उसका डिफ्यूजन का नेचर कैसा है, लैटरल है, तो वहाँ पे रेट क्या होगी, फास्ट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग टी हाफ इन डेज इतना समय लग रहा है, जबकि यहाँ पे माइक्रोमीटर पर सेकेंड, राइट, मतलब कि बहुत कम समय में ही आपका ये मूवमेंट क्या है आसानी से हो जाता है। तीसरा आपको फिगर यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो ये है, टी हाफ का मतलब जो भी रिक्वायर्ड टाइम होगा उसका हाफ समय, मतलब अर्ध आयु से आप बोलते हैं, हाफ लाइफ। सपोज कीजिए कि पूरा का पूरा यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए 1 घंटे अगर लगा तो उसका टी हाफ क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा, राइट। ये है इसका मतलब। ओके। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके अभी एंजाइम्स के द्वारा कैटालाइज नहीं थे, उनके बेसिस पे आपने देखा कि जब इनका फ्लिप फ्लॉप हो रहा है तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है। जबकि लेटरल हो रहा है वो क्या है, बहुत ही फास्ट हो रहा है। यही आपका फ्लिप फ्लॉप जब एंजाइम के प्रेजेंस में अगर कराया जाता है तो इनकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपसे इन टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि फ्लाई पेज क्या होता है, फ्लोपेज क्या होता है, स्क्रम्बलेज क्या होते हैं, और किस तरीके का मूवमेंट इनमें होता है। फ्लाईपेज जो एंजाइम है वो क्या काम करता है, फ्लोपेज जो एंजाइम है वो क्या काम करता है, या आपसे ये पूछा सकता है कि फ्लिप क्या होता है, फ्लॉप क्या होता है। तो फ्लिप का मतलब होता है कि अगर आपका आउटर वाली जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स अगर वो इंटर की तरफ आएंगे तो आप उसको बोलते हैं फ्लिप। और अगर आपका जो इन वाली मेम्ब्रेन अगर आपका बाहर तरफ जाती है, अपर तरफ जाती है, उसे आप बोलते हैं फ्लॉप। तो इनको ये आपके अलग अलग एंजाइम से कैटालाइज किए जाते हैं और इनके बेसिस पे बताया जाता है कि इनकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया फ्लाईपेज क्या है। फ्लीपेज का मतलब है कैटालाइज ट्रांसलोकेशन ऑफ द अमीनो फॉस्फोलिपिड फॉस्फोडिडाइल इथाइल एथिलीन अमाइन and phosphatidylserine from the extracellular to the cytosolic leaflet of the membrane। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये आपका क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा है, और ये आपका क्या है, दैट इज साइटोसोलिक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर से अगर आपका साइटोसोलिक की तरफ मूवमेंट हो रहा होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द फ्लिप। क्या बोलेंगे, फ्लिप। और अगर आपका साइटोसोलिक से, सॉरी, साइटोसोलिक से कहाँ की तरफ जा रहा हो, एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ जा रहा हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, फ्लॉप। अभी तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब एग्जाम के टाइम पे आपसे सवाल पूछा जाता है तो ये फ्लिप और फ्लॉप में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं। फ्लिप में देखिए क्या है, आपका आई है, और आई का मतलब होता है दैट इज द इन, मीन्स अंदर। और फ्लॉप में क्या है, आपका ओ है, जिसका ओ का मतलब होता है आउट, मीन्स बाहर। तो आप इसको समझ सकते हैं, फ्लॉप की जब बात आएगी तो क्या होगा, बाहर की तरफ मूवमेंट होगा। फ्लिप की जब बात आएगी तो अंदर की तरफ मूवमेंट होगा। इस लाइन को समझ करके आप अपने एग्जाम्स में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ये फ्लिपेज जो होगा वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि फ्लिप प्रोसेस को प्रमोट करता है। और फ्लिप में क्या होता है कि लिपिड रैफ्ट या लिपिड के ली प्लेट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर से साइटोसोलिक मीन्स अंदर की तरफ आते हैं। जबकि फ्लॉपेज या फ्लॉपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि फ्लॉप प्रोसेस को क्या करता है, प्रमोट करता है। और इस फ्लॉप प्रोसेस में आपके साइटोसोलिक जो लिपिड रैफ्ट होते हैं वो लिपिड रैफ्ट मूव करके कहाँ पे आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। सो आई फॉर इन मीन्स अंदर, ओ फॉर आउट मीन्स बाहर। ये दोनों चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि आपका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा। ओके। और स्क्रम्बलेज वो होते हैं जो कि दोनों ही डायरेक्शंस में, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो आपका आउटसाइड टू इनसाइड हो, इनसाइड टू आउटसाइड हो। तो ऐसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक लिपिड का मॉलिक्यूल आपका क्या कर रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है,
जबकि दूसरा वाला मॉलिक्यूल बाहर से क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो ये दोनों तरीके के डायरेक्शन में पॉसिबली जो होता है उसको आप बोलते हैं दैट इज द स्क्रम्बलेस। तो फ्लिपेज के बारे में यहाँ पे अभी एक पॉइंट आपको बताया गया, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन से फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट होता है। तो अगर सपोज ये दे दिया जाएगा आपको कि ये वाला फॉस्फोलिपिड का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा या वहाँ पे जो डिफ्यूजन का नेचर होगा वो क्या होगा, क्या वो फ्लिप डिफ्यूजन होगा या कोई या वो फ्लॉट डिफ्यूजन होगा। तो याद रखिए अमीनो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन, राइट, इथेनॉल अमाइन, ये आपके क्या हैं, लिपिड हैं। और फॉस्फोटाइल सेरीन, ये दो आपके लिपिड हैं जो कि आपका आउटसाइड से इन साइड में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो करता है दैट इज द फ्लिपेज, और मूवमेंट जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर, राइट। देखते हैं हम लोग। हाँ जी। हम्म। हाँ, यहाँ पे इनका जैसे जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उनमें अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है, साथ साथ में वहाँ पे इनका जो मेन मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है, जैसे सेरीन होता है। जैसे अगर आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो किसी में फॉस्फेट होता है या फिर किसी में ग्लिसरॉल होता है, किसी में स्फिंगोसिन होता है, ऐसे होते हैं ना। तो उस इस इनके मायोटीज के बेसिस पे इनका नाम दिया जाता है। तो फॉस्फोटिडाइल सेरीन और फॉस्फोटिडाइल इथैलामाइन, ये दोनों ही आपके बेसिकली क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं उसके स्फिंगोसिन्स के। और इनमें आपका जो ग्रुप है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। अभी इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे जितने भी लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। क्योंकि यहाँ से इनके इनके चार्ज के बारे में सवाल आपसे सीएसआईआर ने पूछा गया है कि सपोज अगर आपका ये वाला मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल्स पे चार्ज कितना होगा, और इनका जो एक्स ग्रुप होता है वो एक्स ग्रुप इनका क्या है। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी आपके लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, इनको लोग इनका डिटेल में पढ़ेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर और उनके चार्ज के बारे में। सीएसआईआर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो कहाँ से किस टाइप का सवाल पूछेगा कोई आइडिया नहीं है, है ना। तो उसके लिए आप मतलब कितना भी आप पढ़ लीजिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ इस टॉपिक पे हम ज़्यादा पढ़ लिए हैं या हमारी महारतें हासिल हो गई है। नहीं मालूम है कि उस टाइम पे तो नहीं निकाल पाएगा। उस एग्ज़ाम की मतलब अपने अपने आप में एक अलग सी ब्यूटी है, मतलब उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। वही इसीलिए मैंने बोला ना कि उस एग्ज़ाम को लेकर के कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और इस टॉपिक से अगर कोई सवाल सीएसआईआर पूछेगा तो मैं कर ही लूँगा, ये गारंटी कोई ले नहीं सकता है ना। तो मैं बताया तो कि ये जो आपके लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, इन पे चार्जेस पूछा गया है कि इन पे चार्जेस कितना होता है, ये चार्ज को लेकर के भी सवाल आपका बना हुआ है। और यहाँ से फ्लाईपेज से फ्लोपेज से इन सब से तो बहुत टाइप का, जैसे ये कौन से टाइप की टीपीएच की कैटेगरी में आता है, जैसे देखिए ये एबीसी ट्रांसपोर्टर है, ये पी टाइप के टीपीएच है, ये सारी चीज़ें भी आपको आगे पढ़ने हैं। और यहाँ पे लिपिड का कौन कौन से लिपिड हैं जो कि आपका हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो यही इतने भर से 3 सवाल बनेगा। नंबर पहला ये किस टाइप का टीपीएच है, नंबर दूसरा ये कौन से लिपिड के मॉलिक्यूल्स को करेगा, नंबर तीसरा कहाँ से कहाँ करेगा। तो आउटर से साइटोसोलिक 3 क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है। ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि फ्लाईपेजेस ऑल्सो एक्ट इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर दे मूव न्यूली सिंथेसाइज्ड फॉस्फोलिपिड फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस इन द साइटोसोलिक लीफलेट टू द ल्यूमिनल लीफलेट। तो आपको बताया गया कि ये मेम्ब्रेन के अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका लिपिड की सिंथेसिस होती है वहाँ से उनको दूसरी तरफ मूव करने के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फ्लिपेज एक क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स को आउटर सरफेस से इनर सरफेस पे ले आने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, फ्लिपेज कंज्यूम अबाउट 1 एटीपी पर मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटेड। एक अगर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को वो आउटसाइड से इनसाइड अगर आपका ले आ रहा है तो वहाँ पे उसकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो कितनी, दैट इज द 1 एटीपी है। सो बेसिकली ये एटीपी को यूटिलाइज करता है, एटीपी ये खर्च कर सकता है करता है। दैट इज़ वाई आप बोल सकते हैं कि एक्टिव प्रोसेस है। और ये पी टाइप का क्या है, एटीपीएज है। कैसा है, पी टाइप का, क्योंकि एटीपी खर्च करेगा तो हम फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो जाता है। सो बेसिकली इनका जो रिलेशन है वो किससे, दैट इज द पी टाइप के एटीपीएज से। सो दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड टू द पी टाइप एटीपीएज, मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं जहाँ पे एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करता है, काम करता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि फ्लाईपेज जो है वो कौन से काइंड के एटीपीएज में आता है, पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप, इस तरीके के आपके एटीपीएज होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है फ्लोपेज। तो
फ्लोपेज बेसिकली एक पी टाइप का मतलब होता है जहाँ पे आपका एटीपी कंज्यूम हो रही हो, एटीपी आपका खर्च हो रहा हो। तो एटीपी पी से मतलब है फॉस्फोराइलेशन से, मीन्स आपका वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होती है। जहाँ कहीं पे भी एटीपी खर्च होता है, आप देखिए ध्यान से, जहाँ कहीं पे भी देखा होगा आपने, तो यहाँ पे क्या निकलता है आपका एडीपी निकलता है प्लस पीआई निकलती है। तो ये जो पीआई निकलता है ना, वो सबस्ट्रेट को जाकर क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। जैसे आपने देखा है कि ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एटीपी जो मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट किस में हुआ था, एडीपी प्लस पीआई में हुआ ना। तो ये जो पीआई निकला वो कहाँ गया, इस सबस्ट्रेट को फॉस्फोराइलेशन करने के लिए। तो पी का मतलब है फॉस्फोराइलेशन। जहाँ कहीं पे भी अगर एटीपी का यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइप के एटीपीएज को बेसिकली हम पी टाइप के एटीपीएज के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही आगे अभी आपको पढ़ाएंगे अलग अलग टाइप के एटीपीएज। तो वहाँ पे आपको वी टाइप एटीपीएज मिलेगा, एफ टाइप एटीपीएज मिलेगा, टी टाइप एटीपीएज मिलेगा, और सबके एग्जांपल भी आपसे पूछे जाते हैं, टी भी सॉरी पी वी एन एफ। ओके। सो नेक्स्ट आपका है फ्लोपेज, जो कि आपका दैट इज मूवमेंट क्या करेगा, इनर से आउटर तरफ ले जाने का काम करेगा। तो फ्रॉम साइटोसोलिक टू एक्स्ट्रा सेलुलर, इसके लिए आपको कंडीशंस भी बता दिया याद रखने के लिए कि ओ जो होगा क्या करेगा, आउटर के लिए। अब ये याद रखिएगा कि आउटर की तरफ ले जाएगा, मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो फाइनल कि मतलब वो अंदर आएगा वो बाहर जाएगा। तो बाहर जाने का मतलब क्या हुआ कि इन साइड से आउटसाइड, अंदर आने का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड से इनसाइड। तो आपके एग्जाम में ऐसे देता है फ्रॉम टू फ्रॉम, इस तरीके से। ठीक है ना, तो उसको याद याद रखिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। फ्लिपेज जो होगा वो बेसिकली आपका क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से आएगा कहाँ पे, साइटोसोलिक। और फ्लोपेज जो होगा वो साइटोसोलिक से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ ले आने का काम करता है। ओके। ये भी आपका एडीपी डिपेंडेंट तरीके से काम करता है, मतलब इनको भी काम करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और फ्लोपेजेस जो होते हैं वो मेंबर किसके होते हैं, ए बी सी ट्रांसपोर्टर फैमिली के होते हैं। ये ए बी सी ट्रांसपोर्टर फैमिली क्या होती है, थोड़ी देर के बाद आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आपको वहाँ पे हम समझा देंगे कि ए बी सी ये क्या होती है। और इसको लेकर के डिजीज़ जो होती है उनके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाता है। बेसिकली अगर आप लोगों ने एम डी आर का नाम सुना है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ये वही आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर है जिसकी वजह से ये वाली चीज़ जनरेट होती है। आजकल के जो बैक्टीरिया है ना बड़े स्मार्ट हो गए हैं, बैक्टीरिया चाहे वायरस, सारे एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा। ओके। सो जैसा कि आपने देखा कि फ्लिपेज जो है वो आपका ए टी पी टाइप का उसमें आता है, दैट मीन्स कि पी टाइप के टीपीएज में आता है, जबकि आपका ये ए बी सी ट्रांसपोर्टर फैमिली में आता है। तो यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। स्कैम्बलेज जो कि तीसरा टाइप का आपका मतलब एंजाइम की कैटेगरी में आने वाला है। वैसे तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि ये एंजाइम ही एग्जैक्टली है। तो ये प्रोटीन दैट मूव एनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द बाइलेयर डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई भी मेम्ब्रेन का लिपिड हो किसी भी डायरेक्शंस में हो, उनके जिसका कंसंट्रेशन जिधर होगा उनके ग्रेडियंट के मतलब हायर टू लोअर की तरफ क्या करेगा, मूव कराने का काम करता है आपका ये दैट इज द स्क्रैम्बलेज। तो ये तीन तरीके के आपके एंजाइम थे जो कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स का जो बाई लेयर में, मतलब ट्रांस बाई लेयर में मूवमेंट हो रहा था, उन मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या है, पाए जाते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ये भी देखा कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स का विदाउट एंजाइम की प्रेजेंस में लैटरल और ट्रांस बाई लेयर का डिफ्यूजन कैसा हो रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस की गई। देयर एक्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एटीपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर के दोनों जो आपको पढ़ाए गए एंजाइम वो सभी आपके एटीपी डिपेंडेंट थे, जबकि ये आपका एटीपी डिपेंडेंट नहीं है। द एक्टिविटी राइजेस शार्पली विद इंक्रीजिंग साइटोसोलिक कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन, इसका जो स्कम्बलेज एक्टिविटी जो होती है ये तब आपका बढ़ता है जब आपके साइटोसोल में कैल्शियम आयन का परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। कैल्शियम आयन का परसेंटेज कब बढ़ेगा ज़्यादा, जब आपकी बॉडी में प्रोसेस प्रॉपर तरीके से ना चल रही हो, मतलब सेल्स आपके डेथ प्रॉपर तरीके से ना हो रहा हो, या फिर कोई डैमेज आ गया हो आपकी टिश्यूज़ में, तब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये कैल्शियम का सिग्नलिंग चलना शुरू हो जाता है, और उस कंडीशंस में ये स्कम्बलेज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ अ लैटरल डिफ्यूजन रेट ऑफ अ लिपिड बाई फ्लोरेसेंस रिकवरी। हाँ बिल्कुल।
कैंसरस सेल्स में भी सिग्नलिंग तेज हो जाती है कैल्शियम के आयंस का। एपोप्टोसिस करना चलना मतलब कैंसर होना। एपोप्टोसिस अगर चल रही है तो कैंसर नहीं होगा। एपोप्टोसिस का बिगड़ना और सेल साइकिल का रेगुलेशन का बिगड़ना, यही दो मेन फैक्टर हैं कैंसर के होने का। अगर इन दोनों ही प्रोटीन्स में म्यूटेशंस अगर सवाल पूछा जाता है कि क्या सारे म्यूटेशंस कैंसर कॉज करते हैं, सो आंसर इज नो। कब काज करेगा आपका कैंसर? तब जब उस प्रोटीन का जो कि आपके सेल साइकिल को रेगुलेट करती है, अगर उनके प्रोटीन्स में अगर आपका क्या होगा, म्यूटेशन हो जाता है किसी भी वजह से, वायरस से, बैक्टीरिया से, रेडिएशन से, केमिकल से, तो थ्री टाइप्स के आपके एजेंट्स पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। तो अगर आपके इन तीनों में से किसी भी एजेंट की वजह से उस जीन में म्यूटेशन हो जाए, जो जीन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सेल साइकिल के रेगुलेशंस के लिए या एपोप्टोसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए, अगर इस दोनों प्रोसेस में होने वाले जो प्रोटीन हैं, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो आपका कैंसर कॉज करता है। तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस जब नहीं चलती तो उस टाइम पे कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये सारे प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रोटीन के लिपिड के साथ साथ में यहाँ पे प्रोटीन भी आप ऐड कर लीजिएगा। प्रोटीन और लिपिड के डिफ्यूजन को चेकआउट करने के लिए जिस टेक्निक का आप यूज़ करते हैं उसका नाम है दैट इज द फ्रैप। कई बार CSIR के एग्ज़ाम में सवाल ये पूछा जा चुका है। CSIR के 2019 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है। एक बार पूछा था आपका लिपिड को लेकर के और एक बार पूछा था आपका प्रोटीन को लेकर के। दो बार सवाल आपसे। हम्म, क्या चीज़? अरे भाई सवाल क्या है पहले ये तो बताया जाए। ओके। ओके, तो मतलब सवाल आपसे पूछा गया है कि किस फेज में सेल साइकिल नहीं पाई जाती है, यही? क्या सवाल? मिड में पाया जाता है चेक पॉइंट। अच्छा, क्या क्या ऑप्शन दिया था? ओके, तो क्या क्या लगाया आप लोगों ने? ओके। एम फेज में, मिड में नहीं पाया जाता है। एम फेज में तो पहले ही पाया जाना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो पूछा क्या था, मिड में नहीं पाया जाता ना? अच्छा, ओके। तब तो फिर ठीक होना चाहिए आप लोगों का आंसर। अगर हाँ हाँ, एक साथ एक साथ क्यों चलते हैं उसके पीछे का देखिए लॉजिक ये है कि क्या। हाँ, उसके पीछे का लॉजिक देखिए ये है ना कि ये दोनों ही बेसिकली मोनोकटायन होते हैं और दोनों के ही अपने काउंटर इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इस तरीके का मूवमेंट हमेशा साथ साथ में होता है। मतलब इसको को ट्रांसपोर्टर बोला जाता है कि अगर सोडियम मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो पोटेशियम मॉलिक्यूल आ रहा होगा, या पोटेशियम मॉलिक्यूल जा रहा होगा तो सोडियम मॉलिक्यूल आ रहा होगा। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि दोनों का जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंसंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब अगर आउटर सेल्स की बात अगर सपोज करें तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इंट्रासेलुलर क्या होगा, कम रहेगा। सोडियम का इंट्रासेलुलर अगर ज़्यादा है तो बाहर क्या होगा, कम होगा। तो उन दोनों के लेवल को मेंटेन करने के लिए या उन दोनों के ऑस्मोलरिटी को या कह सकते हैं स्टैटिक को मेंटेन करने के लिए ये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो साथ साथ में होता है।
अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट यही है, बाकी आंसर में आप लोगों ने क्या ऑप्शन में क्या-क्या था, क्या लगा ये नहीं पता, लेकिन ये आप देखिए, यहाँ पे समझिए कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं दोनों ही मोनोकेटायन आयन होते हैं, ठीक है? और ये दोनों ही का ही कंसंट्रेशन सेल के अंदर, सेल के बाहर जस्ट अपोजिट होता है। अगर सोडियम का यहाँ पे बाहर ज़्यादा है, तो पोटेशियम का क्या होगा, कम होगा। पोटेशियम का अगर यहाँ ज़्यादा है, तो सोडियम का क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के काउंटर आयन को, मतलब आयन के काउंटर इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए साथ-साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सोडियम पोट अरे! अच्छा। ओके, आगे बढ़ें। हेलो। अच्छा, आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरा? कैसे अजीब तरीके से है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के किस किस टाइप से सॉलिड के पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल तरीके के होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी पॉसिबल टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं जो कि मेम्ब्रेन में चलते हैं और मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उनके बारे में यहाँ पे पहले ब्रीफ कर लेते हैं। तो नंबर पहला आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दैट इज द फर्स्ट वन इज द सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपके नॉन पोलर कंपाउंड होंगे और उनका हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब कभी भी अगर आपके दो कंपार्टमेंट हैं जहाँ पे एक तरफ कंसंट्रेशन सेल्स का किसी भी पार्टिकल का ज़्यादा है और किसी पार्टिकल का कम है, तो जहाँ पे पार्टिकल की साइज या कंसंट्रेशन जो होगा ज़्यादा होगा, उसकी तरफ से लोअर तरफ क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। और हमेशा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का नेचर होगा कैसा होगा, नॉन पोलर होना चाहिए, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल अगर होंगे तो उन पे क्या आएगा, चार्ज आएगा, और चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन के पास होने के लिए इम्परमिएबल होते हैं, उनका पास आउट होना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सिंपल डिफिजन का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली ये मेम्ब्रेन से क्या करेंगे, जैसा कि ये फिगर आप देख पा रहे हैं, ये सॉल्यूट का पार्टिकल एस है जो कि आउटसाइड में है, और ये मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्या करेगा, क्रॉस होकर के यहाँ पे आएगा अंदर में, जैसा कि एस इन लिखा गया है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका लो होगा। तो यहाँ से यहाँ तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। दूसरा आपका है दैट इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये भी आपका एक तरीके का पैसिव डिफ्यूजन की कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो इनको बोल सकते हैं क्या, दैट इज द पैसिव, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही यहाँ पे कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में जा रहा है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आपका क्या है, सेम वही है, जहाँ कहीं पे भी आपका कॉन्सेंट्रेशंस या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट जो होंगे वो आपके ज़्यादा रहेंगे, वहाँ से आपका क्या होगा, उसकी तरफ जाएगा जहाँ पे आपका लो होगा। तो यहाँ पे भी आपका वही कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट इज़ द हाई टू लो। यहाँ और यहाँ में डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल होंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन से एक स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू होती है, जिसको आप कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर के नाम से जानते हैं, राइट। और डिफरेंस नंबर दूसरा ये हो जाता है कि इनके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो इनकी स्पीड और एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा तेज़ी से करते हैं एज कम्पेयर टू द सिंपल डिफ्यूजन के। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ अ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन and there is no need of any kind of ATP molecules for the transportation of a molecule, and it is mediated through a protein known as the transporter protein या transporter। तो उनके थ्रू आपका जो होता है उसे आप बोलते हैं दैट इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये भी आपका एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप क्या है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड।
सिंपल का मतलब नो मेम्ब्रेन प्रोटीन, नो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जस्ट ओनली सॉलिड पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जबकि आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये दो चीज़ें होगी एक्स्ट्रा। एक तो नंबर ये कि आपका यहाँ पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा, नंबर दूसरा कि इनकी एफिनिटी और इनका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये रेट का मैंने साइन यहाँ पे लगा दिया है कि आपका ये रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको पहले दिया गया दैट इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ कहीं पे भी आपका ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस हो रही हो वो केमिकल या उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हो। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए अगर आपका ये इंक्लाइन एक ऐसे पाथवे है और कोई पार्टिकल आपका एक यहाँ पे है, तो इसको अगर यहाँ से आप छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सपोज कीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल लेकर के आप आ रहे हैं यहाँ से और आप हाइट पे हैं, राइट। तो अगर आप हाइट पे हैं, अगर आप यहाँ से लेकर के आ रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ से आने के लिए कोई पैडल मारना पड़ेगा? नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर आपको आपकी साइकिल यहाँ पे है और आप यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने पैर से उस पैडल को चलाना पड़ेगा, एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। सेम वही चीज़ होता है सॉलिड के मूवमेंट में भी। सॉलिड पार्टिकल अगर आपका जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगा वहाँ से सॉरी जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा वहाँ से अगर आपको लो तरफ जाना होगा तो आपका कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपका लो कंसंट्रेशन से ऊंचाई की तरफ मीन्स हाई पे अगर जाना होगा तो वहाँ पे एटीपी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होती है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली एक ऐसा काइंड का ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होता है। मतलब जहाँ कहीं पे भी कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ से आपका हाई तरफ क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ऐसा करने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ड्रिवन बाय द एटीपी। तो जो भी एटीपी का आपका एनर्जी होगी उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके ये मॉलिक्यूल्स अपने ग्रेडियंट के अगेंस्ट में क्या होते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए सोल्यूट है और इस सोल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है आपका। हाँ जी। किसने बता दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। पैसिव का मतलब होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। मतलब हायर टू लोअर एंड विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी और विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एक्टिव का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको खर्च करने की ज़रूरत है। और वो जब भी होगा तो ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा और वहाँ पे एटीपी क्या होगी, खर्च होगी। अगर जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है ये कहीं पे सुना अगर आपने होगा तो उसको आप इस चीज़ से रिलेट मत करिएगा। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है। पैसिव का मतलब विदाउट एटीपी, एक्टिव का मतलब एटीपी। पैसिव का मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और एक्टिव का मतलब होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ। ये एकदम बहुत ही क्लियर है, उसमें कोई डाउट मत रखिए। हम्म। वो आपने जो वर्ड सुना है वो कहीं और पर्पज़ के लिए यूज किया जाता होगा, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो सीट ठीक नहीं है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो सोल्यूट पार्टिकल है मीन्स एस है जो कि लोअर कंसंट्रेशन पे है और इसको जाना कहाँ पे है, हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे इसका क्या है, हाई कंसंट्रेशन। तो ऐसा करने के लिए टीपी यहाँ पे क्या होगी, खर्च हो रही है। और दैट इज वाई आप इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो कैटेगरी होती है, एक तो आपका होता है प्राइमरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये वाला एस जो मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूअसली एटीपी खर्च करके क्या कर रहा है, यहाँ पे आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा तो इसके ग्रेडियंट की वजह से इसकी जो एनर्जी होगी, मतलब इसके ये मान लीजिए अगर कोई आपका केमिकल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है, जनरेट होता है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए उसकी एनर्जी या उसके ग्रेडियंट की वजह से, तो आप उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आप देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है मीन्स आपका ये जो जा रहा है ये एस वाला जो कि आउटसाइड से जा रहा है, उसके साथ साथ फिर दूसरा भी कोई मॉलिक्यूल्स उसी सेम ट्रांसपोर्टर से अगर आपका ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है तो उसको आप बोलें दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आपको दिया गया सेकेंडरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होगा, ड्रिवन बाई आयन मूविंग बाई द इट्स ग्रेडियंट। ये जो आपका आयन मूव कर रहा है उसे ग्रेडियंट के अगेंस्ट में या उसके
जस्ट आपका एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसी एनर्जी के साथ उसकी वजह से ही आपका क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, तो उसे आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। अभी आपको फिगर भी दिखाएंगे। हाँ जी। ग्लूट का एग्जांपल नहीं है, ग्लूकोज का जो डिफ्यूजन होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल है। ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी एटीपी खर्च नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्टर का रिक्वायरमेंट होता है जिसका नाम है दैट इज द ग्लट। और ये, हाँ, इसमें आप सोडियम पोटेशियम पंप बोल सकते हैं, हाइड्रोजन पंप बोल सकते हैं, कैल्शियम बोल सकते हैं, ये सारे जितने भी आपके होते हैं, बाइकार्बोनेट जो पंप होता है, ये सब आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स होते हैं। अभी इन सब क्या आ सकता है, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल कह सकते हैं। हाँ। अच्छा, हमें लगा कि आप सिर्फ ग्लूकोज का पूछ रही हैं। अगर आप सिर्फ ग्लूकोज का पूछ रही हैं तो वहाँ के लिए आंसर आपका होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का आपका आरबीसी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और या बाकी सेल्स में होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल है, जहाँ पे इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल्स के इनसाइड में। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है आयंस का, दैट मीन्स आयन चैनल क्या होते हैं, आयनोफोर क्या होते हैं। आयन चैनल भी बेसिकली आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के ही टाइप होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक आयंस के लिए स्पेसिफिक चैनल पाए जाते हैं, और ये भी आपके डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में काम कर सकते हैं, मे भी गेटेड हो सकते हैं या लाइगेंड हो सकते हैं, दोनों तरीके का आपका हो सकता है। और ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर के कंसंट्रेशन क्या करेंगे, काम करेंगे। आयनोफोर ये पढ़ा चुका हूँ आपको कि ऐसे कुछ आयंस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी को लीक कर देते हैं, और जिससे कि आपका ग्रेडियंट जो है वो बन नहीं पाता है, ग्रेडियंट का लीकेज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यही दिया गया डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यहाँ पे भी आपका वही होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो दिस इज द आउटलाइन फॉर द ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द मेम्ब्रेन, कि किस तरीके से सारे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं अलग अलग रूट को फॉलो करके मेम्ब्रेन के इन साइड में या मेम्ब्रेन के आउट साइड में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अब हम लोग वन, हाँ जी। क्रिएट इन द सेंस ये कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस जैसा आपके बॉडी में रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज आप बहुत घबराए हुए होंगे तो वहाँ पे आपका ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा, आप खाना खाते हैं तो वहाँ पे आपका ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो ऐसे कांस्टेंट चलने वाली नहीं है आपकी बॉडी में ये। हाँ। सेल क्या हो जाए। हाँ। 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 तो भैया वो ट्रांसपोर्टेशन अगर बंद हो जाएगा तो सेल्स की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी ना, फिर तो सीज कर जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगर आपके सेल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर सीज कर जाएगा तो फिर किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सपोज कीजिए अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे आ गया और ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट आपके सेल्स में हो रहा है, ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ बना हुआ है, आरबीसी में बना हुआ है, जा ही नहीं रहा है, तो कैसे काम चलेगा। हम्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको नंबर पहला दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, तो इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो होगा हमेशा आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरा यहाँ पे नो एटीपी होता है, यहाँ पे कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद तीसरा आपका यहाँ पे पॉइंट क्या है, दैट इज़ द नो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, नो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा। सो विदाउट ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन प्रोटीन के होगा, कोई एटीपी नहीं लगेगी, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक इनका मूवमेंट होता है। हाँ, बोल सकते हैं अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये चार पॉइंट इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। ओके।
सो यहाँ पर आपको सिंपल बताया जा रहा है कि द सोल्यूट मूव बाय द सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द टू कंपार्टमेंट हैव इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन। तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों ही जो आपके कंपार्टमेंट हैं उन दोनों कंपार्टमेंट में सोल्यूट का कंसंट्रेशन बराबर बराबर नहीं हो जाता। दैट इज़ वाई आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि सपोज आपके ये C1 C2 कंपार्टमेंट हैं, ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है आपका मान लीजिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या सिंपली इसको आप मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सोल्यूट पार्टिकल का क्या है आपका ज़्यादा है, तो इस कंडीशंस में मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे इस डायरेक्शंस में। तब तक करते रहेंगे जब तक कि दोनों ही कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल जो सोल्यूट के हैं वो क्या हो, बराबर बराबर ना हो जाए। इस कंडीशन में आपको दिखाया गया कि C1 का जो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू C2 के। तो यहाँ पर आपने देखा कि C1 और C2 की वैल्यू क्या है आपकी बराबर है, तो ये कंडीशंस क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कहलाएगी। एट द इक्विलिब्रियम स्टेज देयर इज नो सिंपल डिफ्यूजन। मतलब आप बोल सकते हैं कि नेट जो आपका डिफ्यूजन होगा, नेट डिफ्यूजन हो क्या 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 हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सवाल आपसे बनता है कि क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे डिफ्यूजन की प्रोसेस सीज कर जाती है? सो आंसर इज नो, सीज नहीं करता, बस नेट जो आपका फ्लो होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब अभी भी इक्विलिब्रियम हमेशा यही बताता है कि जितने मॉलिक्यूल से सपोज कीजिए यहाँ पे चार मॉलिक्यूल है, एक दो तीन चार, ये चार मॉलिक्यूल अगर आपका यहाँ C2 से C1 मूव किया तो यहाँ से भी आपके एक दो, एक दो तीन चार, ये चार मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ पर मूव करेंगे। तो मूवमेंट तो होता है, सिंपल डिफ्यूजन सीज नहीं होगा, लेकिन नेट जो डिफ्यूजन होगा वो आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अब पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन हो रहा है उनका जो नेट आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इस इट डजंट मीन कि वहाँ पे सिंपल डिवीजन की प्रोसेस नहीं हो पा रही है। कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछता है और बच्चे गलती करके चले जाते हैं कि इक्विलिब्रियम पे तो आपको दिखाई देता है। जैसे सपोज कीजिए, अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, ए है और यहाँ पे आपका क्या है, बी है। सपोज नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। स्टॉप नहीं होता है, बस उसका जो नेट आपको दिखाई वो पता कैसे चलता है, यहाँ पे आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आप जब रिएक्शन ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इसके 10 मॉलिक्यूल थे, राइट। और ये कन्वर्ट जब यहाँ पे उस टाइम पे क्या है आपका, ये जीरो होगा। तो जब रिएक्शन आपके स्टार्ट होगी तो सपोज कीजिए ए का मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन कितना हुआ, 8 हुआ, तो बी का कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। इसका अगर आपका 7 हुआ तो इसका कितना बनेगा, 3 बनेगा। इसका अगर आपका 6 हुआ तो इसका कितना बनेगा, 4 बनेगा। इसका 5 हुआ तो इसका भी क्या बनेगा, 5 बनेगा। ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस को आप क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब जितने रेट से आपका ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में, दैट मींस दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ बी, उतने ही रेट से बी वाला मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में होगा, आपका ए वाले मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे रिएक्शंस तो चलती रहती है, मूवमेंट तो होता रहता है, लेकिन नेट जो आपका गेन है या नेट जो आपका डिफ्यूजन है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। सो इक्विलिब्रियम कभी भी इस बात को नहीं बताता कि वो प्रोसेस वहाँ पे सीज कर गई है। इक्विलिब्रियम सिर्फ इतना ही बताता है कि दोनों ही डायरेक्शंस में होने वाले जो वर्क डन है या जो रिएक्शंस है या जो मूवमेंट है वो क्या है, इक्वल इक्वल है। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दो डायरेक्शन से फोर्स लगाइए, एक मान लीजिए ए है, दूसरा आपका मान लीजिए बी है, अगर इन दोनों का फोर्स क्या हो, इक्वल इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या इस वाले ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? सो आंसर इज नो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सेम वही चीज हो रहा है यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे कभी भी प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको नेट गेन जो है वो दिखाई नहीं देता है। क्या ऑस्मोसिस है? रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस में जिसपे कि आपका आरओ सिस्टम काम करता है, वहाँ पे कंसंट्रेशंस के ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट में काम होती है। वहाँ पे एनर्जी आपकी लगाई जाती है। जैसे आप जब आरओ सिस्टम में आप देखते हैं तो हमें फ़िल्टर लगाया जाता है, फ़िल्टर, और उसके लिए पावर इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। तो जिन पार्टिकल, जैसे सपोज कि जहाँ पे कंसंट्रेशन एकदम लो है, मान लीजिए कि आपका पानी है और उस पानी में जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल का कंसंट्रेशन एकदम आपका लो है, वहाँ से उसको कहाँ पे भेजा जा रहा है, हाई की तरफ, मतलब बाहर भेजा जा रहा है, ताकि ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, आपका प्योर हो जाए। इसी सिस्टम पे काम करता है आपका आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जो पानी को फिल्टर करने के लिए आपके घरों में लगा हुआ है, वो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। हाँ, ऑस्मोस जैसे जैसे सपोज कीजिए, अगर आपने रात में क्या किया, चना भिगोया, तो चने की जो ग्रेन्स होती है पहले रिंगल टाइप की होती है, आपने उसको क्या किया, पानी में डाल दिया। रात भर में आपने देखा कि बेसिकली चना का जो आपका रिंकल शेप था पूरा राउंड शेप हो गया।
क्यों? क्योंकि पानी इसने क्या किया, पहले इम्बाइब किया। तो ये तब तक करेगा जब तक कि आपका इसके अंदर का जो पूरा फ्लूइड है वो मेंटेन, मतलब इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो मेंटेन ना हो जाए, तब तक पानी वो लेता रहेगा। जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ, उसमें हाँ, बिल्कुल उसमें उसमें वाट हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट चलता रहेगा, लेकिन नेट गेन नहीं होगा। दैट इज़ व्हाई आप देखिए कि एक बार जब पूरा सीड का स्वेल कर जाता है, उसके बाद फर्दर उसके स्वेलिंग में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। वहाँ पे मूवमेंट चलता रहता है, लेकिन वो नेट गेन नहीं होता है। अब अगर आप उसको सीड को बाहर निकालेंगे, तो फिर से वो लॉस करके सूख जाएगा। अगर आप उसमें रखे रहेंगे, तो फिर उसी कंडीशन में बना रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में कभी भी प्रोसेस सीज नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है, लेकिन आपका नेट जो इफ़ेक्ट है, वो दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल। नहीं देखिए, ये एक्चुअली जो माइंड में कॉन्सेप्ट आपके आया ना, वो लोअर क्लासेस से चला आया कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। टीचर्स लोअर क्लासेस में यही बताते हैं कि तब तक रिएक्शन चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम पे जैसे ही आया, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि वो रिएक्शन आपका स्टॉप हो गया है। इक्विलिब्रियम का सिर्फ मतलब यही होता है कि दोनों तरफ से होने वाले जो प्रोसेस है, उनकी रेट इक्वल इक्वल हो गई है। इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक स्टेट। पढ़िए जाकर, थर्मोडायनामिक्स में आपको मिलेगा, ये वर्ड लिखा हुआ है। रिवर्स ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। वहाँ पे आप एनर्जी लगा करके जो थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज आपके वाटर में है सॉलिड पार्टिकल का, उनको आप बाहर निकालते हैं। वहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आता, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर काम आपका होता है प्यूरिफिकेशन का। आप आरओ में क्या करते हैं, पानी को प्यूरिफाई करते हैं ना। तो पानी में थोड़ी बहुत भी अगर आपकी इम्प्योरिटीज है, इसका कंसंट्रेशन बहुत लो होता है, आप उस कंसंट्रेशन को भी फिल्टर पेपर के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे करके उसको बाहर भेजते हैं। ओके। सो यहाँ पर आपको फिगर में बताया गया कि ये जो आपका दोनों कंपार्टमेंट है, अगर तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आपका यहाँ पे दोनों कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इक्वल नहीं हो जाते हैं। सो ऐसे टाइप के डिफ्यूजन को हम लोग सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा और किस तरीके से आपका यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन विदाउट ट्रांसपोर्टर, सिंपल डिफ्यूजन विद ट्रांसपोर्टर, राइट। तो अगर विद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टर होगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। विदाउट अगर होगा तो उसे आप सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया कि सिंपल डिफ्यूजन के कंपेरिजन में जो आपका ट्रांसपोर्टर के साथ में आपका डिफ्यूजन होगा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ज़रा मुझे जल्दी से बता दीजिए कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट होगा, या जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट होगा। है ना? तो आपको इस बात को समझना होगा कि सिंपल डिफ्यूजन के कंपैरिजन में आपका जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, कम है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करता है जब आपका ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का या सॉलिड पार्टिकल का एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होगा, वो एनर्जी क्या करता है, कम करता है। जिसकी वजह से मैक्सिमम सॉलिड के पार्टिकल को वो ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल होता है। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल डिफ्यूजन के। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स होंगे उनका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी लो होगी, जबकि यहाँ पे आपका क्या होगा, हाई होगा। तो ये ग्राफ भी आपसे पूछ करके ये यहाँ पे मिसिंग कर देगा, और पूछा जा सकता है कि ये किसके ग्राफ को कौन सा चीज़ बताता है, ये क्या है क्या नहीं है ना। तो यहाँ पे विदाउट ट्रांसपोर्टर होगा तो मतलब सिंपल, और विद ट्रांसपोर्टर होगा तो इसका मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो एक ग्राफ से आप दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन के को लेकर के, जहाँ पर आपको बताया गया कि बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि बाई लेयर को क्या करते हैं, स्पैन करते हैं, क्रॉस करते हैं, और वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन क्या करते हैं, पाथवे बनाते हैं, जिसके थ्रू आपके जो अमीनो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, उस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में जुड़े हुए होते हैं, और सेल पार्टिकल के लिए पाथवे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं।
Membrane proteins lower the activation energy for the transportation of the polar compound and ions by providing an alternate pathway across the membrane for the specific solute. आपके जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में लगने वाले जो प्रोटीन होते हैं जिनको आप ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं, वो प्रोटीन्स क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने का काम करता है, जस्ट लाइक एंजाइम। जैसा कि आपने एंजाइम में पढ़ा होगा कि एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होने वाले जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है और उनको एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अब सोल्यूट के पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। तो ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, ये होते हैं जो कि फॉर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बाइंड देयर सबस्ट्रेट विद हाई स्पेसिफिसिटी। ट्रांसपोर्टर वो प्रोटीन होते हैं जो कि जिनके पास बहुत हाईली एफिशिएंसी होती है स्पेसिफिक काइंड के प्रोटीन से बाइंड करने के लिए। एक पर्टिकुलर काइंड के मॉलिक्यूल्स के लिए पर्टिकुलर काइंड का आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है जो कि एज अ सबस्ट्रेट के रूप में उनको क्या करता है, बाइंड करता है। ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं ये कैटालाइज करते हैं ट्रांसपोर्ट एट रेट वेल बिलो द लिमिट ऑफ फ्री डिफ्यूजन। फ्री डिफ्यूजन जिस रेट से करता है उससे उससे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड आर सैचुरेबल इन द सेम एज द एंजाइम। ऐसे ही सैचुरेटेड हो जाते हैं जैसे कि आपका एंजाइम। मतलब आपने देखा है कि अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ एंजाइम को लेकर के अगर आप सोल्यूट के पार्टिकल को बढ़ाते रहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी आपकी मतलब कि सैचुरेट हो जाती है, मतलब स्टैटिक हो जाती है। सेम उसी तरीके से ट्रांसपोर्टर का भी वही हिसाब है जिस तरीके से एंजाइम आपका काम करता है। ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और चैनल जो प्रोटीन्स होते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। चैनल जो प्रोटीन्स होते हैं जनरली अलाउ ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ आयंस एट रेट दैट आर ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन दोस टिपिकल ऑफ अ ट्रांसपोर्टर्स। तो चैनल प्रोटीन्स का जो ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट करने की जो रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ट्रांसपोर्टर के। तो यहाँ पर आपसे ऑर्डर बनाकर क्या पूछा जा सकता है, सपोज कि मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि ये सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया जाए कि आपका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, चला जाएगा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है और इसके बाद आपको दिया जाए चैनल प्रोटीन है। इन तीनों में ही रेट किसकी ज़्यादा होगी मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टिकल को पास आउट कराने की, तो आपको ऑर्डर बना करके पूछा जा सकता है सही और गलत लगाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि चैनल जो प्रोटीन्स होती हैं उनका जो रेट होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये ट्रांसपोर्टर और चैनल दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, आपके फैसिलिटेड डिफ्यूजन के। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन का जो रेट है वो सिंपल डिफ्यूजन से क्या है, आपका ज़्यादा है। अब आप इसमें दोनों में अगर आपका टाइप अगर देखेंगे तो क्या होगा, चैनल प्रोटीन्स का ज़्यादा होगा, फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन का आएगा, सॉरी आपका ट्रांसपोर्टर का आएगा, फिर इसके बाद आपका किसका आएगा, दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन का आएगा। ये आपका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। सबसे हाईली एफिशिएंट कौन होगा, दैट इज चैनल, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टर, फिर इसके बाद आपका सिंपल डिफ्यूजन। ये ऑर्डर आपको कहीं पे लिख लेना चाहिए कॉपी में, क्योंकि ये ऑर्डर आपसे बना करके पूछा जाता है। सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेड में कंपेयर किया जाएगा तो आप सिंपली क्या बताएंगे कि सिंपल जो डिफ्यूजन है आपका वो स्लो रेट है। सिंपल डिफ्यूजन जो है आपका क्या है, स्लो रेट है। और फैसिलिटेड जो डिफ्यूजन है वो आपका क्या है, हाई रेट है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास ये हो गया। और इसमें आपके दो पार्ट होते हैं। नंबर पहला ट्रांसपोर्टर प्रोटीन और दूसरा आपका चैनल प्रोटीन। तो चैनल सबसे हाई होगा, फिर ट्रांसपोर्टर होगा, फिर सिंपल डिफ्यूजन होगा। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं सिंपल फैसिलिटी डिफ्यूजन का कि यहाँ पे आपका एक प्रोटीन है जिसको आप ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ये प्रोटीन जो आपको दिखाई दे रही है ब्लू वाली, ये पूरा आपका ट्रांसपोर्टर है। पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे। तो किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू जब मूवमेंट होता है तो उनका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है और हाईली क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ओके, और ये आपके यहाँ पे चैनल प्रोटीन दिखाया जा रहा है जिसपे कि आपका क्लोज्ड और ओपन गेटेड दिखाया जा रहा है कि ये आपका सपोज कोई चैनल प्रोटीन है, कोई यहाँ पर आयन आना चाहता है, यहाँ पे गेट आपका क्लोज्ड है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो गेट क्या है आपका ओपन है, तो यहाँ से बाहर जा सकता है।
तो गेटेड चैनल जो होते हैं आपके वो सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब एक ही आपके चैनल से कई भी आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ओके। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिंगल गेट वाले का, जो कि सेम वही फिगर है जो कि वहाँ लगा है, ये इस तरीके से आपको दिखाने के लिए कि कैसे हो रहा है चीज़ों का। तो फैसिलिटी फ्यूजन में आपने देखा ट्रांसपोर्टर का और चैनल प्रोटीन का क्या रोल है, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, किस तरीके से होता है, ये सारा आप लोग देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्टिवेटर मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो फीचर्स है वो क्या क्या होगा, नंबर पहला अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, राइट। और इसके बाद आपका यहाँ पे होगा एटीपी खर्च होगी, मीन्स एटीपी यूज होगा। और देखा जाए तो बेसिकली ये हाई रेट होगा। ओके। सो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि कैन ड्राइव सबस्ट्रेट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होगा, मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ से ज़्यादा की तरफ। और सम यूजिंग एनर्जी प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय अ केमिकल रिएक्शंस नोन एज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब कभी भी जो एनर्जी है वो किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जैसे एटीपी का अगर खर्च होकर के अगर एनर्जी जनरेट हो रहा होगा, तो ऐसे टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सम कपलिंग अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सबस्ट्रेट विद द डाउनहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर इज नोन एज द सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। मतलब कि जब कभी भी आपका उसी के साथ में दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स का हो रहा हो तो आप सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि प्राइमरी ट्रांसपोर्टर में क्या दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे एक S1 मॉलिक्यूल है जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ क्या हो रहा है, राइट। सेकेंडरी में आपने क्या देखा कि जो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है S1 मॉलिक्यूल्स का, लाइक दैट यहाँ से ये पूरा बाहर आ रहा है, इसके कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के होने की वजह से अब जब आपका ये वाला मॉलिक्यूल जो आपका S2 वाला मॉलिक्यूल है, इनके कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट की वजह से, मतलब ये चूंकि ये क्या बनाते हैं, केमिकल ग्रेडियंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केमिकल ग्रेडियंट। तो केमिकल ग्रेडियंट का इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या कर जाए, अपने लो कंसंट्रेशन से हायर तरफ क्या करे, मूव कर जाए। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को बेसिकली हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो एक बार यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी खर्च होती है एटीपी के फॉर्म में, दूसरी बार क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की एनर्जी जो होती है वो खर्च होती है। तो कभी कभी ये भी पूछते हैं आपसे कि एटीपी मतलब कि जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है और प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ लगता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक बार तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो जाता है तो वहाँ पे एटीपी खर्च होती है, जिसको आप केमिकल एनर्जी बोलते हैं। दूसरी बार आपका लोअर से जो हायर तरफ जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। तो इनके वजह से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन को आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। जनरल बेसिकली आपके सॉलिड पार्टिकल्स जो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और इन तीनों कैटेगरी का कहीं से भी लेना इस बात का नहीं है कि ये कौन से आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं, कौन से आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये सिर्फ आपका मैकेनिज्म है, वे है जिस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन एक्टिव और पैसिव के बेसिस पे नहीं किया गया है और ना ही आप उसको समझेंगे। सो यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी एक मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स से सिर्फ किसी एक सिंगल काइंड के सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स का वन डायरेक्शन में अगर आपका मूवमेंट हो रहा होगा तो आप क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट। क्या बोलेंगे, यूनिपोर्ट। तो सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शंस मीन्स वन डायरेक्शंस में अगर जाएगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द यूनिपोर्ट बोलेंगे। जब कभी भी आपका दो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स हैं, S1 और S2, राइट, S1 और S2 दोनों का शेप क्या है, अलग अलग, दोनों अलग अलग काइंड के हैं। सेम काइंड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अगर आपका जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, दैट इज द सीम पोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीम पोर्ट। सिमिलरली दो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एंटी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को मिला करके को ट्रांसपोर्टर बोला जाता है। तो यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। तो को ट्रांसपोर्ट में दो, दैट इज सिम पोर्ट और एंटी पोर्ट। सिम पोर्ट का मतलब हुआ सेम काइंड के डायरेक्शंस में हो रहा हो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स का। तो डायरेक्शन जो होगा सेम होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो सेम डायरेक्शंस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इस तरीके से अगर आपको बना करके लिखना रहेगा तो आप लिख पाएंगे। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल। यहाँ के लिए आप क्या लिखेंगे, इन दोनों के लिए सेम डायरेक्शन डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से आप बना करके लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट का जो क्लासिफिकेशंस है ये आपका मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशंस के बेसिस पे किया गया, ना कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे किया गया है। ओके, तो जो आपने आगे पीछे अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं उनमें कुछ टाइप्स हैं, तो उनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे नंबर पहला है दैट इज द पी टाइप एटीपी, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यहाँ से कई बार आपके सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। द फैमिली ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स कॉल्ड पी टाइप एटीपीएच, क्या बोला जाता है, पी टाइप एटीपीएच। जो भी आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फैमिलीज होती हैं उनको आप पी टाइप एटीपीएच के नाम से जाना जाता है। आर cation X transporter that are reversibly phosphorylated by the ATPase। चूंकि यहाँ पे phosphorylation होता है तो इस फॉस्फेट के P से लिया गया, दैट इज द P टाइप ATPase। तो यहाँ पे ATP क्या होगी, आपकी खर्च होगी और ट्रांसपोर्ट जो होगा आयंस का करेगा। The human genome encode at least 70 different type of P type ATPase molecules। 70 टाइप के आपके P टाइप पाए जाते हैं और जो कि सभी इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। द पी टाइप एटीपीएज आर वाइड स्प्रेड इन यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरिया। दोनों के केसेस में पी टाइप एटीपीएज आपके पाए जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम आयन प्लस पोटेशियम आयन एटीपीएज ऑफ एनिमल सेल्स। ये एग्जांपल आपका किसका है, दैट इज द पी टाइप के एटीपीएज का। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हाइड्रोजन आयन का जो आपका एटीपीएज है वो भी एग्जांपल किसका है, पी टाइप के एटीपीएज का, जो कि प्लांट सेल्स में फंगस में पाया जाता है। एनिमल टिश्यूज में सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है वो भी आपका एटीपीएस टाइप का, मतलब पी टाइप के एटीपीएस की कैटेगरी में आता है। तो ध्यान से पढ़ समझिए, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, इसके बाद हाइड्रोजन पंप, इसके बाद कैल्शियम पंप, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, दैट इज द पी टाइप एटीपीएस के। यही एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जाता है कि कौन किसका है। सो हाँ, सोडियम पोटेशियम एक ही पंप के एक ही ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल से जाते हैं। अभी आपको आगे देखने को भी मिलेगा, उससे भी सवाल कई सारे बनते हैं, तो अभी आपको पढ़ना भी है। ओके, तो ये आपके पी टाइप के टीपीएस के बारे में था कुछ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पे आपको पी टाइप के टीपीएस का डोमेन दिखाया जा रहा है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स हैं इनका। और इसके बाद ये इनसाइड हैं जो कि एक्टिवेटर डोमेन्स माना जाता है, जहाँ पे आपका फॉस्फोरिलेशन होगा तो इस डोमेन फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। और ये आपका न्यूक्लियोटाइड का बाइंडिंग दी जाती है। ये मल्टी पास प्रोटीन होते हैं, कई बार देखिए आपको यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट किए गए हैं। और ये सब एग्जांपल किसके हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स के। तो यहाँ पे अलग अलग आपके जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, जैसे कैल्शियम एटीपीएज है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, मेम्ब्रेन गैस एटीपीएज है, और गैस्ट्रिक का आपका हाइड्रोजन और पोटेशियम का एटीपीएज है। ये सारे आपको एटीपीएज दिखाए जा रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर आउटसाइड में कैसा होता है और बाकी इनसाइड में कैसा होता है। तो मैक्सिमम जो रीजन उनका कहाँ पे है, इन साइड में है, और फॉस्फोरिलेशन वाली जो यूनिट होती है वो आपकी इन साइड में ही पाई जाती है। तो चूंकि इनका फॉस्फोरिलेशन होता है बाय द विद द हेल्प ऑफ एटीपीएस एटीपी, दैट इज वाई इनको हम पी टाइप एटीपीएस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वी टाइप एटीपीएस। यहाँ पे वी का मतलब है वेसाइकल्स, राइट। ऐसे टाइप के एटीपीएस जो कि वेसाइकल्स में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अ क्लास ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एटीपीएस, जो कि एस प्लस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता हो। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिफाइंग इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इन मेनी ऑर्गेनिज्म, दस वी फॉर द वैक्यूलर। तो आपको बताया गया कि जो सेल्स के अंदर का इन्वायरमेंट है, जैसे अगर आप लाइसोसोम्स की बात करेंगे, आपको पता है ना कि लाइसोसोम्स का अंदर का जो पीएच होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, मालूम है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा हाईली एस प्लस ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं। सवाल कभी कभी आपसे बनता है कि आपका जो लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर का जो पीएच होता है बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, उसके पीछे क्या कारण है। आप बताते हैं कि उसके मेम्ब्रेन पे बहुत ज़्यादा नंबर पे हाईली एक्टिव
एस ट्रांसपोर्टर, हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन को अंदर ले जाने का आपका क्या करता है, काम करता है। और खासियत बात ये है कि यहाँ का पीएच अगर एसिडिक नहीं होगा, सो इसमें पाए जाने वाले लगभग 40 डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं, 40 डिफरेंट काइंड्स के, प्रोटीएज, अमाइलेज, एस्कारबेज, जो भी है, वो सारे के सारे एंजाइम्स लगभग एसिडिक पीएच पे क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर वो पीएच एसिडिक नहीं रहा तो सारे एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। और अगर लाइसोसोम्स का एंजाइम काम करना बंद कर देता है तो कई सारे डिजीज भी हो जाते हैं। उन डिजीज़ को लेकर के भी आपको पढ़ाएंगे जब आपको लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि उनसे सीएसआईआर में एग्जाम में सवाल बनता है कि आपका अगर ये डिजीज़ हो रही है तो ये कौन सा डिजीज़ है, लाइसोसोमल है, माइटोकॉन्ड्रियल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो लाइसोसोम्स का जो डिजीज़ बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। सो इनको वीक टाइप क्यों बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे बताया गया। ओके। So V type के जो ATPase हैं are also responsible for the acidification of lysosomes, endosomes, Golgi complex and secretory vesicles in animal cells। तो जितने भी आपके छोटे छोटे वेसिकल्स आपको जो दिखाई देते हैं, उनके अंदर का जो पीएच की वैल्यू होती है बहुत ही लो होती है, और नेचर आपका पूरा का पूरा एसिडिक होता है। तो उनके एसिडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ है वो क्या है, दैट इज़ द हाइड्रोजन पंप है, और जो कि एक वी टाइप के ATPase में आता है, या आप बोल सकते हैं कि वी टाइप ATPase है। So all V-type ATPase have a similar complex structure with an इंटीग्रल प्रोटीन। जैसा कि आपने वहाँ पे देखा, वैसे ही सभी V-type के ATPase भी क्या होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। वैसे ही उनका भी मैक्सिमम जो पार्ट होता है साइटोसॉलिक कैटेगरी में होता है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द एफ टाइप ATPase। ये एफ का जो नाम लिया गया है वो बेसिकली कहाँ से लिया गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया के F0 से या F1 पार्टिकल से। ठीक है, ये F1 पार्टिकल और F0 का जो F है, यहाँ से आपका ये लिया गया, क्योंकि यहीं पे ये पाए जाते हैं। सो आपको बताया गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैटालाइज द अपहिल ट्रांस मेम्ब्रेन पासेज ऑफ अ प्रोटॉन ड्रिवन बाय द एटीपी हाइड्रोलाइसिस। द एफ टाइप designations derive from the identifications of these ATPase as energy coupling factor। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपीएस एंजाइम था जो एटीपी बना रहा है, जहाँ से हाइड्रोजन आपका लीक हो रहा है, वो सभी आपके एग्जांपल किसके हैं, एफ टाइप के एटीपीएस की कैटेगरी में आते हैं। जहाँ कहीं पे भी आपका एटीपीएस आपका जो कि एनर्जी कपलिंग फैक्टर को काम करता है, मीन्स एनर्जी बनाने का, मतलब एटीपी बनाने का काम करता है, वहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो एफ टाइप के एटीपीएस के नाम से जाने जाते हैं। तो पी टाइप एटीपीएस, वी टाइप एटीपीएस और एफ टाइप एटीपीएस कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, आपने ध्यान से देखा। पी टाइप में आपने देखा सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद कैल्शियम, फिर इसके बाद हाइड्रोजन। और वी टाइप में आपने देखा जितने भी आपके वेसाइकल्स हैं, लाइसोसोम, इंडोसोम्स एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स या सेक्रेटरी वेसाइकल्स हैं। और एफ टाइप के एटीपीएस आपने देखा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे एटीपी की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें पाए जाने वाले जो आपके एटीपीएज हैं वो कौन से हैं, दैट इज द एफ टाइप के एटीपीएज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सोडियम पोटेशियम के पंप के बारे में, जो कि कई बार आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है, और किस तरीके से। यहाँ पे आप देखिए साइटोसोलिक कंडीशन से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन लगभग इससे क्या है, 10 मतलब 10 से 15 गुना ज़्यादा है। राइट, पोटेशियम कंसंट्रेशन अंदर में क्या है, ज़्यादा है सोडियम कंपेरिजन। सिमिलरली सोडियम कंसंट्रेशन उससे क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। तो सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर है ज़्यादा, इसका मतलब सोडियम आयन क्या होगा आपका, अंदर से बाहर आएगा। पोटेशियम का कंसंट्रेशन चूंकि अंदर है ज़्यादा, इसका मतलब होता है कि पोटेशियम क्या करेगा, बाहर से अंदर आएगा। तो यही आपका पूछा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो एक आपका जो एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जहाँ वो क्या नाम से खर्च हो रहा है, उस एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होने से 3 सोडियम क्या हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट होता है। ऐसा ही वर्ड आपको दिया जाता है, आउटवर्ड। राइट, और इसके बाद आपका यहाँ पे 2 क्या है, आपका इनवर्ड है। तो 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर से अंदर आएंगे, और 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स आयंस क्या होंगे, आपके अंदर से बाहर जाएंगे, इस सोडियम पोटेशियम पंप को जनरेट करने के लिए। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, ये आपको 2 जगह पे पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है सेल, दैट इज द फिजियोलॉजी में भी पढ़ना है, और एक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो एक एटीपी अगर खर्च होती है तो उस एटीपी के खर्च होने से 2 जो आपका पोटेशियम होगा वो क्या होगा, अंदर आएगा, 3 सोडियम क्या होगा, बाहर जाएगा। इसको याद रखने का सिंपल तरीका आप याद रखिए कि जो आपका सोडियम है उसका कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज़्यादा है। तो आपने पढ़ा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक क्या होता है, वो आया जाता है। राइट,
तो लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पे है इसका, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अंदर में। तो अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर तरफ। पोटेशियम कहाँ पे आता है, बाहर तरफ कम है, तो कहाँ पे आएगा, अंदर तरफ आएगा। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यही दी जाती है। इस पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है कि ये आपका एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। यहाँ पे एक एटीपी क्या होती है, आपकी खर्च होती है, और उस एटीपी के खर्च होने से 3 सोडियम के आयन क्या होते हैं, आपके बाहर जाते हैं, साथ साथ 2 जो आपके पोटेशियम आयन होंगे वो क्या आएंगे, अंदर आएंगे। और ऐसा करके मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। नर्वस कंडक्शन में इनका बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। दैट इज़ वाई आपको बोला जाता है कि आप जो भी आपके पेशेंट होते हैं हाइपर प्रेशर के या हाई बीपी के, ब्लड प्रेशर के, उनको नमक खाने के लिए मना किया जाता है कि नमक अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट होगा और आपका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। ओके। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं जिनसे कि कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो होमवर्क आप लोगों का काफ़ी बढ़ता जाएगा और उसको थोड़ा सा आप लोग पूरा भी करते रहेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो भी आपके क्या। हम्म, क्या अरे भाई, तो आप यहाँ पे देखिए पोटेशियम कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है ना। पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा, तभी तो पोटेशियम अंदर आएगा। ये एग्जाम्पल किसका है। नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर होता है। और सोडियम पोटेशियम पंप एग्जाम्पल किसका है, एक्टिव। अरे भैया, भैया लिसन लिसन लिसन, ध्यान 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 कहीं आपका लगता है भटक गया। वो जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए था। क्लास क्या, एक सेकंड, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस बताया था। वेरी गुड। तो एनर्जी का यूज क्यों होगा प्रियंका, जरा बताएंगे। ये डायग्राम मैंने आपको क्यों बताया था, ये वाला डायग्राम, कि, कि जब आपको लोअर, हाँ, कि जब आपको नीचे से ऊपर अगर जाना होगा, नीचे मतलब लोअर कंसंट्रेशन और यहाँ मतलब हायर कंसंट्रेशन, यहाँ जाना होगा तो आपको यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी क्यों खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे जो अभी तक समझ ही नहीं पाए। अच्छा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समझो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा उसमें हमेशा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होगा। मतलब जहां पे लो कंसंट्रेशन होगा वहां से हायर की तरफ होगा। और ऐसा करने के लिए उसमें एटीपी क्या होती है, खर्च होती है। दैट इज वाई उसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग में होगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये जो फिगर आप देख रही थी जिसमें कि मैंने आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझाया था, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल था। ये यहाँ पे लिखा है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एग्जांपल किसका, पैसिव का। यहाँ बताया था ना इन दोनों को, ये दोनों एग्जांपल, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों क्या है, आपके पैसिव डिफ्यूजन है, लिखा था यहाँ पे। तो पैसिव डिफ्यूजन में दो टाइप। चलो, अच्छा 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 हुआ कि अभी पूछ लिया, नहीं तो फिर यही कॉन्सेप्ट लेकर तुम जाते रहते और दिमाग में बना रहा था कि अरे मैंने यही बताया, बाद में बोलते कि सर आपने यही बता दिया। चलो अच्छी बात है, ये चीज़ अगर यहीं क्लियर हो जाए तो बढ़िया है। ओके, और किसी को डाउट है कुछ। एक्चुअली ये नींद आने का टाइम भी होता है ना, कभी कभी अगर गलती से भी अगर 2 मिनट के लिए भी अगर आपको नींद आएगा ना, तो आप कॉन्सेप्ट को स्लिप कर जाए। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि ये नींद का टाइम है। नींद आना स्वाभाविक सी बात है, और अगर 1 मिनट के लिए भी अगर आपको नींद आई तो क्लास की जो अच्छा, ओके। चलिए,
अच्छा, आपने सेट कर दिया कि उसको अच्छा, तब तो ठीक है, मतलब रात पूरे दिन भर अच्छे तरीके से रेस्ट करना है और इसके बाद रात के टाइम पे एक्टिव रहना है। बायोलॉजिकल टर्म में ऐसे प्राणी को क्या बोलते हैं सिद्धार्थ? कोई बात नहीं है, एक बार सीएसआईआर क्वालीफाई करेगा फिर बायोलॉजिकल क्लॉक को शिफ्ट कर देगा इंडियन के टाइम पे। सही बात है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, अभी के लिए ठीक है, पढ़ाई करने के लिए वही चाहिए जहाँ पे आपको पीस हो और एकदम डिस्टर्बेंस नहीं हो और किसी को पता भी नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। दिन भर आराम से सोते रहो, लोगों को लगेगा कि अरे सोता ही रहता है जब देखो तब, है ना? हाँ जी, तो कुछ प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही है या सिर्फ क्लास से क्लास हो रहा है?